सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं सुभाष दासवानी और आज हम बात करने वाले हैं जेट एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर की, जो कि 2020 का है। और इस वीडियो के अंदर हम केवल केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं, जो 40 क्वेश्चंस हैं जो 2020 के जेट के पेपर में आए हुए हैं, उनके सॉल्यूशन की हम बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, ग्लूकोज अणु का आणविक द्रव्यमान होगा। ग्लूकोज अणु का सूत्र भी दिया गया है आपको, C6H12O6। इसका आणविक द्रव्यमान आपसे पूछा गया है। तो जैसा कि हमें पता है कि आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए हमें परमाणु द्रव्यमान का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 12U होता है। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है वो 1U होता है। वैसे 1.008 होता है, इसको हम जो है राउंड फिगर में 1U मान सकते हैं। इसी प्रकार ऑक्सीजन का जो परमाणु द्रव्यमान है वो होता है 16U। तो इस हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन करें तो यहाँ पर कार्बन है 6, तो 6 × 12, तो ये हो गए 72। इसी प्रकार हाइड्रोजन जो है वो 1 × कितने हाइड्रोजन है, 12 है, तो ये हो गए 12। इसी प्रकार ऑक्सीजन कितने हैं, 6 हैं, 6 × 16, ये हो गए 96। तो इन सब का टोटल हो जाता है 180। और तो इस तरह से हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा 180U। तो इस प्रकार से हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सभी का परमाणु द्रव्यमान हमें पता होना चाहिए और उनसे कैलकुलेशन करके हम पूरे अणु का जो आणविक द्रव्यमान है वो निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये किसने दिया था। तो देखिए, द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है वो दिया था एंटोनी लेथेजियर। ये लेथेजियर वैसे यहाँ पर थोड़ा सा गलत है, लेवोशियर है असली। तो इस तरह से जो है दूसरे क्वेश्चन का आंसर, ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है, ये नियम किसने दिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी परमाणु में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं एक समान नहीं हो सकती, वह कहलाता है। तो इस नियम के बारे में पूछा गया है आपसे। तो ये जो नियम है, ये नियम दिया गया था पाउली का अपवर्जन नियम। ये नियम कहलाता है पाउली का अपवर्जन नियम। पाउली एक साइंटिस्ट जिसने नियम बताया था इसके बारे में कि किसी भी एटम के अंदर, परमाणु के अंदर कोई भी अगर 2 इलेक्ट्रॉन है, उनके लिए जो चारों क्वांटम संख्याएं होती हैं वो एक जैसी नहीं हो सकती, उनकी वैल्यू जो है वो एक जैसी नहीं हो सकती है। तो इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, परमाणु के अंदर जो 4 क्वांटम संख्याएं होती हैं उनको हम N, L, M और S से शो करते हैं। तो किसी भी एटम के अंदर मान लीजिए कि 2 इलेक्ट्रॉन है, ये बीचों बीच ये न्यूक्लियस हो गया। सपोज कीजिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों क्वांटम संख्याएं जो हैं, ये जिनको हम कहते हैं मुख्य क्वांटम संख्या N, दिगंशी क्वांटम संख्या L और चुंबकीय क्वांटम संख्या M और चक्रण क्वांटम संख्या S। तो इन चारों का मान दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक जैसा नहीं हो सकता है। अगर 3 वैल्यू एक जैसी भी हो गई तो जो चौथी वैल्यू है वो अलग ही मिलेगी आपको। चारों की वैल्यू दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए एक जैसी नहीं हो सकती। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 4th क्वेश्चन देखिए। 4th क्वेश्चन है कि O-2 ऋणायन जो है उसमें सम इलेक्ट्रॉन है। सम इलेक्ट्रॉन का मतलब है जितने इलेक्ट्रॉन O-2 में उपस्थित हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन इनमें से किस में उपस्थित हैं। तो इसका पता करने के लिए देखिए, सबसे पहले O-2 जो है इसके अंदर देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन पता करने के लिए देखिए, O-2 जो है इसका परमाणु क्रमांक होता है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक सभी को पता है, ऑक्सीजन आता है 8 नंबर पे। तो इसके ऊपर -2 चार्ज है। -2 चार्ज होने का मतलब है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होने का मतलब इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 10। तो 10 इलेक्ट्रॉन वाला जो है कोई भी आयन, इन चारों ऑप्शंस में से हमें ढूंढना है कि किस आयन के अंदर जो है 10 इलेक्ट्रॉन है।
तो उसको पता करने के लिए देखिए, सबसे पहले पहला ऑप्शन जो है वो है, पहला ऑप्शन जो है वो F प्लस है। F प्लस का मतलब फ्लोरीन देखिए 9 नंबर पे आता है, और प्लस होने का मतलब इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तो ये इसके अंदर F प्लस के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी 8। इसी प्रकार दूसरा जो ऑप्शन है N-2 है। N आता है नाइट्रोजन 7 नंबर पे, और -2 का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते ही इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 9, तो ये भी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट फिर है F-। में देखिए फ्लोरीन के अंदर 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, माइनस लगते ही 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया, टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 9 + 1 10, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा F-। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, अमोनिया की आकृति होती है। अब अमोनिया जो है जिसका सूत्र होता है NH3, तो उसकी आकृति किस प्रकार होती है वो देखनी है हमें। तो उसको देखने के लिए यहाँ पर देखिए NH3 की आकृति की बात करते हैं हम। तो अमोनिया यानी कि NH3, इसका फॉर्मूला NH3 है, और इसकी आकृति देखिए इस तरह से होती है कुछ। नाइट्रोजन से, एक नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन जो हैं वो सहसंयोजक बंध बनाते हैं, और एक इसमें लोन पेयर होते हैं। लोन पेयर का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन इसमें नाइट्रोजन के पास होते हैं जो बंध बनाने में भाग नहीं लेते, उनको हम लोन पेयर कहते हैं। तो इस तरह की कुछ संरचना होती है NH3 की, तो ये संरचना कहलाती है पिरामिडीय संरचना। इसके अंदर जो 3 हाइड्रोजन हैं वो एक दूसरे से 107 डिग्री का कोण बनाते हुए एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, और इस तरह से ये जो संरचना बनती है इसको हम कहते हैं पिरामिडी संरचना। ये हमें थोड़ा सा याद रखना होगा, पिरामिडी संरचना। तो ऑप्शन के अंदर देखते हैं ये ऑप्शन कहाँ पर है। तो पिरामिडी संरचना का ऑप्शन पहला ऑप्शन ही है, तो ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं। K2MnO4 में Mn का ऑक्सीकरण ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इस तरह के सवालों में जिसमें ऑक्सीकरण ज्ञात करना हो, उसमें जिस भी तत्व का ऑक्सीकरण पूछा जाए उस तत्व को हम X मान करके और इस प्रकार से हल करते हैं। देखिए, K2MnO4, तो इसमें हमें Mn का ऑक्सीकरण पूछा गया है हमसे, तो बाकी सभी तत्वों का ऑक्सीकरण अंक हमें पता होना चाहिए। जैसे कि K के ऊपर जो आवेश होता है वो +1 होता है, तो यहाँ पर 2 K हैं तो +1 +1 यानी कि +2 हो गए। इसी प्रकार Mn को हमें X मानना है, और ऑक्सीजन का जो ऑक्सीकरण होता है एक ऑक्सीजन का वो -2 होता है। यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है तो -2 × 4 यानी कि -8। अब इन सबको ऐड करके और 0 के बराबर लाइए, तो यहाँ से K +1 +1 +2 हो गए, इसके बाद X, इसके बाद ये -8, और ये इक्वल टू कर देना 0। 0 इसलिए करना है क्योंकि इस K2MnO4 के ऊपर कोई चार्ज नहीं, कोई आवेश नहीं है। अगर आवेश होता -1 +1 तो यहाँ पर 0 नहीं आकर के वो चार्ज आ जाता, वो आवेश आ जाता है। यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है K2MnO4 के ऊपर, तो 0 लिखेंगे हम। अब इसके बाद इस इक्वेशन को हल करेंगे तो X = हमारे सामने निकल के आ जाएगा 8 - 2 यानी कि 6 का मतलब +6। तो Mn का जो ऑक्सीकरण अंक है यहाँ पर +6 होगा। तो ये ऑप्शन देखते हैं कौन सा है। तो ये ऑप्शन हमारे सामने दूसरा ऑप्शन +6, ये इसका सही जवाब होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अभिक्रिया का वेग बढ़ाने में उत्प्रेरक का कार्य होता है। तो देखिए, कोई भी उत्प्रेरक जो होता है वो हमें पता है अभिक्रिया का वेग बढ़ाता है, लेकिन यहाँ पर ये पूछा है कि वो किस प्रकार से बढ़ाता है अभिक्रिया का वेग। तो हमें थोड़ा सा ये याद करना पड़ेगा कि इसमें जो राइट आंसर है वो सेकंड है, अभिक्रिया पथ में परिवर्तन, जिससे अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा घट जाती है। तो ये हमें याद होना चाहिए कि कोई भी उत्प्रेरक अभिक्रिया का वेग क्यों बढ़ाता है, क्योंकि वो सक्रियण ऊर्जा को घटा देता है। सक्रियण ऊर्जा को घटा देता है, ये जो चीज़ है ये हमें याद होनी चाहिए। और सक्रियण ऊर्जा के घटने की वजह से अभिक्रिया का वेग अपने आप बढ़ जाता है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। किसी रासायनिक अभिक्रिया में ताप में 10 डिग्री
सेंटीग्रेड की वृद्धि करने पर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक होता है। तो देखिए, कोई भी रिएक्शन, कोई भी अभिक्रिया जो होती है, अगर हम उसके ताप में वृद्धि करते हैं तो अभिक्रिया का वेग यानी कि उसकी जो रफ्तार है, स्पीड है, वो बढ़ जाती है। पहले से अभिक्रिया और तेज़ होने लगती है और तेज़ी से उत्पाद बनने लगता है। तो ये थोड़ा सा हमें याद रखना होगा कि अगर हम किसी भी अभिक्रिया में 10 डिग्री की वृद्धि करते हैं, अब तापमान में 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि करते हैं, तो अभिक्रिया का वेग जो है वो लगभग 2 गुना हो जाता है। तो इस प्रकार वेग स्थिरांक भी जो है वो 2 गुना हो जाएगा। हर 10 डिग्री की वृद्धि के बाद लगभग अभिक्रिया का जो वेग है वो 2 गुना, डबल हो जाता है यानी कि। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है NH2 माइनस का संयुग्मी अम्ल है। तो यहाँ पर देखिए संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार की बात की जा रही है। तो इसको किस तरह से करें, इसके लिए हमें देखिए ब्रोंस्टेड लोरी का जो एक सिद्धांत है अम्ल क्षार का, वो हमें समझना होगा। ये सिद्धांत क्या कहता है, देखिए ब्रोंस्टेड लोरी का सिद्धांत कहता है कि जो अम्ल होता है वो H+ त्यागता है। H+ यानी कि इसको हम प्रोटॉन भी कह सकते हैं। तो जो वे पदार्थ जो H+ को त्यागते हैं वो अम्ल कहलाते हैं, और जो पदार्थ H+ को ग्रहण करते हैं, H+ को ग्रहण करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, वो कहलाते हैं क्षार। तो संयुग्मी अम्ल क्षार का सिद्धांत इसी चीज़ पर आधारित है कि H+ को ग्रहण करने वाला तो क्षार और त्यागने वाला होता है अम्ल। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको देखिए। इस क्वेश्चन में पूछा है NH2 माइनस का संयुग्मी अम्ल क्या है। तो संयुग्मी अम्ल ज्ञात करने के लिए, संयुग्मी अम्ल हमसे पूछा है तो इसका मतलब ये एक क्षार है। जब हमसे अम्ल पूछा जा रहा है तो ये एक क्षार है। अगर क्षार पूछते तो हम इसको अम्ल मानते। तो देखिए किस तरह से करेंगे इसको। NH2 माइनस का संयुग्मी अम्ल, तो संयुग्मी अम्ल ज्ञात करने के लिए देखिए हम इसको ये मान रहे हैं कि ये क्षार है, क्योंकि अम्ल पूछा है तो हमें इसे क्षार मानना है। और क्षार क्या करता है, क्षार H+ को ग्रहण करता है। तो इसमें अगर मैं H+ जोड़ दूँ, मैं H+ को ऐड कर दूँ, तो NH2 माइनस और H+ मिल करके ये हो जाएगा NH3। और NH3 पर आवेश क्या आएगा, आवेश कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो ये न्यूट्रल हो गया। तो ये NH3 इसका जो है सही जवाब होगा। तो देखिए इसका सही जवाब जो है NH3 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, निम्न में से कौन सा सूचक pH परास 8.3 से 10 में कार्य करता है। तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर इसका जो सही जवाब होगा वो होगा फिनोप्थिलीन। और ये हमें थोड़ा सा याद रखना है इसकी रेंज pH की, कि फिनोप्थिलीन के लिए इस जो रेंज होती है वो 8.3 से 10 होती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द्रव विरोधी कोलाइड होते हैं। देखिए कोलाइड एक विलयन होते हैं, कोलाइड सॉल्यूशन। और ये जो कोलाइड विलयन होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हमें इस क्वेश्चन के अंदर जो बात करनी है वो 2 तरह के कोलाइड की बात होती है। एक होता है द्रव स्नेही, एक होता है द्रव विरोधी। देखिए 2 तरह के कोलाइड विलयन होते हैं, द्रव स्नेही कौन से होते हैं, जैसे हम पानी में गोंद मिला दें, पानी में अगर गोंद मिला देते हैं तो ये एक द्रव स्नेही कोलाइड बनता है। यानी कि दोनों का मिक्सचर जो है वो इस प्रकार एक दूसरे के अंदर घुल जाते हैं कि दोनों आसानी से अलग भी नहीं हो पाते। अच्छा, दूसरा होता है द्रव विरोधी। तो द्रव विरोधी के अंदर कि हमने जैसे पानी में किसी धातु के कणों को हमने मिला दिया, तो इसको मिलाने के लिए आसानी से तो धातु मिलती नहीं है, इसके लिए स्पेशल विधियां होती हैं द्रव विरोधी के लिए। तो अगर हमने पानी और धातु को मिला भी दिया किसी तरीके से और द्रव विरोधी विलयन बना भी दिया, तो ये आसानी से थोड़ा सा, अगर मान लीजिए इनके अंदर नमक या और कोई सी हमने विद्युत अपघट्य कोई भी पदार्थ गलती से भी मिला दिया हल्का सा भी, तो पानी और धातु जो है वो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो द्रव विरोधी जो कोलाइड होते हैं वो अनुत्क्रमणी प्रकृति के होते हैं, यानी कि अगर एक बार अलग हो गए तो दोनों को वापस मिलाना कठिन होता है।
जबकि पानी और गोंद ये दोनों अगर अलग हो गए तो इनको आसानी से मिला सकते हैं। वापस से हम जैसे सपोज कीजिए गोंद और पानी का जो मिक्सचर है वो मान लीजिए सूख जाता है, गोंद सूख गई, तो सूखने के बाद अगर हम क्या करें वापस से उसको पीस करके पानी में मिला दें तो आसानी से मिल जाएगी। तो द्रव स्नेही कोलाइड तो होते हैं उत्क्रमणीय, यानी कि वापस अलग होने के बाद दोबारा से इनको आराम से हम मिला सकते हैं, आसानी से मिला सकते हैं। लेकिन द्रव विरोधी कोलाइड यानी कि पानी और धातु अगर अलग हो गए तो दोबारा से इनको मिलाना बहुत कठिन होता है, यानी कि कह सकते हैं एक तरह से इम्पॉसिबल ही होता है। तो ये होते हैं अनुत्क्रमणीय प्रकृति के, यानी कि दोबारा से मिक्स नहीं हो पाते आसानी से। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा अनुत्क्रमणीय सॉल्व। द्रव विरोधी कोलॉइड अनुत्क्रमणीय होते हैं। अगर यहाँ पर क्वेश्चन होता द्रव स्नेही कोलॉइड कैसे होते हैं तो हमारा जवाब होता उत्क्रमणीय सॉल्व। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ब्राउनियन गति की खोज किसने की थी। तो जैसा कि नाम है ब्राउनियन गति, तो वैसा ही साइंटिस्ट का नाम भी है, साइंटिस्ट के नेम पे ही इसको रखा गया है। तो इसका सही जवाब होगा रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी, इसलिए ब्राउनियन गति। होती क्या है ब्राउनियन गति, इसको देखते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं इसको। देखिए, जो कोलॉइड सॉल्यूशन होते हैं, कोलॉइड विलयन जो होते हैं, जैसे अभी मैंने बताया आपको पानी प्लस गोंद, इसी प्रकार से बहुत सारे कोलॉइड विलयन होते हैं। तो कोलॉइड विलयन के अंदर होता क्या है, जो कोलॉइड के कण होते हैं, जैसे पानी में गोंद के कण हैं सपोज कीजिए, तो वो जो कण होते हैं वो इस तरह से टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं, यानी कि कोई इनकी निश्चित दिशा नहीं होती, इस तरह से जिगजैग मोशन करते हैं उसी सॉल्यूशन के अंदर। तो ये जो जिगजैग मोशन है इसी को हम कहते हैं ब्राउनियन गति। कोई निश्चित दिशा नहीं होती, किसी भी दिशा में कण गति कर सकते हैं, तो ये ब्राउनियन गति कहलाती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विधि एल्यूमिनियम धातु प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त होती है। तो इसका सीधा सा जवाब हो जाएगा संगलित Al2O3। पहला ही ऑप्शन है इसमें, संगलित Al2O3 और क्रायोलाइट का विद्युत अपघटन करना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण में व्यापक रूप से कौन सी विधि प्रयुक्त की जाती है। तो इसमें सीधा सा जवाब है झाग प्लवन विधि। सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण में झाग प्लवन विधि का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निर्जलीकृत Na2CO3 को खालिस्तान कहा जाता है, ब्लैंक स्पेस कहा जाता है, क्या कहते हैं इनमें से, सोडा ऐश, लवण सोडा, धावन सोडा, गलित मिश्रण। तो इसका जवाब होगा सोडा ऐश। देखिए धावन सोडा का जो फॉर्मूला होता है वो मैं आपको बता दूं। धावन सोडा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Na2CO3 डॉट 10H2O, ये धावन सोडा का फॉर्मूला है। और जो Na2CO3 जिसमें से हमने, यानी कि जब धावन सोडा को गर्म करते हैं तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, जल के अणु है, ये निकल जाते हैं गर्म करने पर। तो केवल क्या बच जाता है, Na2CO3 बच जाता है, जिसको हम कहते हैं सोडा ऐश। तो अगर धावन सोडा के बारे में पूछा जाता है तो Na2CO3 डॉट 10H2O, और सोडा ऐश के बारे में पूछा जाता है तो Na2CO3। तो इसका सही जवाब सोडा ऐश होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था +7 प्रदर्शित की जाती है। तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा वो होगा Mn, क्योंकि हमें पता है एक वेल नोन एक कंपाउंड होता है, एक यौगिक होता है KMnO4। तो KMnO4 के अंदर इस KMnO4 के अंदर जो Mn का ऑक्सीकरण अंक होता है वो +7 होता है। तो इस हिसाब से इसकी जो उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था है वो +7 होती है Mn की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भट्टी में आयरन ऑक्साइड अपचयित होता है। तो देखिए वात्य भट्टी में अपचयन की प्रक्रिया होती है, और अपचयन की प्रक्रिया जो है इसके अंदर हम क्या करते हैं, आयरन ऑक्साइड के साथ जो है कोक यानी कि कार्बन डाला जाता है जो इसका अपचयन करता है। तो इसका सही जवाब होगा सेकंड सी द्वारा। अगला क्वेश्चन है, क्रोमियम का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो क्रोमियम का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए देखिए हमारे पास क्रोमियम का
परमाणु क्रमांक होना चाहिए और किस तरह से हम इसका विन्यास लिखते हैं देखिए। देखिए क्रोमियम जो है वो 24 नंबर पे आता है, इसका परमाणु क्रमांक 24 होता है और इसका जो कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो होता है आर्गन। आर्गन के बाद जो है 3d5 4s1, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 3d5 4s1। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा ज्वाला परीक्षण नहीं दिया जाता है। तो देखिए ज्वाला परीक्षण के अंदर हम क्या करते हैं, एक प्लेटिनम का वायर होता है जिसको उस धातु के लवण में संपर्क में लाते हैं और उसको फिर ज्वाला में ले जाते हैं और ज्वाला से फिर अलग अलग रंग की जो है ज्वाला हमें दिखाई देती है। तो आपको दो तत्व ध्यान रखने हैं, एक तो बेरिलियम Be, एक मैग्नीशियम। ये जो दोनों तत्व हैं ये ज्वाला परीक्षण नहीं देते। तो इनमें से देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है आपको बेरिलियम, फर्स्ट ऑप्शन जो Be का ऑप्शन दिया गया है, तो ये इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से प्रतिचुंबकीय है। प्रतिचुंबकीय, देखिए प्रतिचुंबकीय पता करने के लिए हमें इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होना चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंदर जिस तत्व के अंदर सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं कक्षक के अंदर, तो वो जो तत्व है वो आयन जो है वो प्रतिचुंबकीय होता है। और अगर एक भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है किसी कक्षक के अंदर तो वो जो आयन होगा वो अनुचुंबकीय हो जाएगा। जैसे मान लीजिए पी कक्षक है, पी कक्षक हमें पता है, पी उपकोष के अंदर जो है 3 कक्षक होते हैं और इनके अंदर सपोज कीजिए इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो ये अगर इस तरह का कोई विन्यास हमें मिलता है, दिखता है, तो 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है यानी कि ये अनुचुंबकीय होगा। अगर मान लीजिए ऐसा ना हो के कुछ इस तरह से हो, तीनों इलेक्ट्रॉन 6 के 6 इलेक्ट्रॉन आपको युग्मित अवस्था में दिखाई देगा, तो ये प्रतिचुंबकीय होगा। तो यहाँ इन चारों ऑप्शन के अंदर हमें इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास लिख के देखेंगे। तो यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है जिंक Zn+2, ये इसका सही जवाब होगा, प्रतिचुंबकीय होगा। तो इसका विन्यास लिख के देखते हैं। देखिए जिंक आता है एटॉमिक नंबर 30 पे और इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है आर्गन 3d10 4s2। लेकिन यहाँ पर देखिए Zn नहीं है, Zn+2 है। तो +2 का मतलब यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये कम हो जाएंगे, तो हमारे पास 3d10 बचेगा। तो डी उपकोष के अंदर 5 कक्षक होते हैं और 5 कक्षक में हमें 10 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो किस तरह से भरेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो देख सकते हैं सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं यानी कि ये प्रतिचुंबकीय होगा। अगर यहाँ पर एक भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होता तो ये अनुचुंबकीय हो जाता। तो इसका सही जवाब Zn+2 होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पोषक तत्व की ऊर्जा भंडारण और स्थानांतरण में भूमिका है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब फास्फोरस होगा। जैसा कि हमें पता है कि ऊर्जा का भंडारण हमारे शरीर में या पौधों के शरीर में ATP के रूप में होता है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। तो फॉस्फेट का मतलब है फास्फोरस, यानी कि फास्फोरस जो तत्व है वो ऊर्जा भंडारण में और स्थानांतरण में भूमिका निभाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो यह है, यूरिया की कितनी मात्रा 60 किलोग्राम नत्रजन प्रदान करती है। तो ये थोड़ा सा मैथमेटिकल है, कैलकुलेशन वाला सवाल है। देखिए किस तरह से करेंगे इसको। तो जैसा कि हमें पता है यूरिया के अंदर जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो लगभग 46% के आसपास होती है, 46.6 होती है एग्जैक्टली। तो किस तरह से निकालेंगे, देखिए हमें पता है 46% का मतलब हम 46 किलो मान लेते हैं। 46 किलो अगर हमें नाइट्रोजन चाहिए तो यूरिया लेना पड़ेगा हमें 100 किलो, और अगर 1 किलो नाइट्रोजन चाहिए तो यूरिया की मात्रा चाहिए 100/46। और अगर 60 किलो नाइट्रोजन चाहिए तो देखिए
100 अपॉन 46 और इंटू 60। तो ये जो वैल्यू निकल के आती है वो लगभग 130 के आसपास आती है। तो सही जवाब जो होगा वो होगा यहाँ पर 130.43 किलोग्राम।